क्विक आईएएस कंपोज योर ड्रीम। हेलो दोस्तों, क्विक आईएएस में आपका स्वागत है। हमारे चैनल द्वारा लगातार एनसीईआरटी क्लास प्रोवाइड कराई जा रही है। ये क्लास 10th एनसीईआरटी इकोनॉमिक्स का दूसरा चैप्टर है, भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक। प्राथमिक क्षेत्र किसे कहते हैं, द्वितीय क्षेत्र किसे कहते हैं, तृतीय क्षेत्र किसे कहते हैं और उनका क्या योगदान है भारत की अर्थव्यवस्था में। वो रोजगार का सृजन कैसे करते हैं, बेरोजगारी वहाँ कैसी है और वहाँ रोजगार को कैसे प्राप्त किया जा सकता है, सब के बारे में डिटेल में बताया गया है। उनका भारतीय अर्थव्यवस्था में क्या योगदान होता है, जीडीपी किसे कहते हैं, उनका जीडीपी में क्या योगदान है, डिटेल में बताया गया है। वीडियो को अंत तक देखिएगा। कहीं कोई डाउट होता है कमेंट करके पूछेगा, उसका जवाब आपको दिया जाएगा। हम लोग शुरू करते हैं सीधे लेसन की ओर। ये क्लास 10th एनसीईआरटी का दूसरा चैप्टर है, इकोनॉमिक्स का, भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक। जो हमारे देश की अर्थव्यवस्था है उसके कितने क्षेत्र हैं उनके बारे में हमें पढ़ना है। ठीक है, शुरू करते हैं। लिखा है आर्थिक कार्यों के क्षेत्रक क्या होते हैं। तो हमारे देश में जो आर्थिक गतिविधियां बटी हुई हैं उनको अलग अलग सेक्टर में बांटा गया है। तो लिखा है निम्न चित्रों को देखें। अभी नीचे जो चित्र हम यहाँ देखेंगे तो देख सकते हैं यहाँ पे जो चित्र बने हैं सबकी अलग अलग गतिविधियां हैं। कोई यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर ईटा की जो पथाई हो रही है, जो ईटा जो बन रहा है आप ये देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर कपड़ा जो है बेचा जा रहा है, ये एक तरह सा उद्योग हो गया। यहाँ पर कुछ महिलाएं जो है कपास के खेत में काम कर रही हैं, तो एक कृषि की गतिविधि हो गया। यहाँ पर कूली जो है एक सेवा दे रहा है, तो ये सेवा क्षेत्र हो गया। यहाँ पर डाकिया डाक लेके आया है, ये भी एक सेवा हो गया। तो अर्थव्यवस्था के ऐसे ही अलग अलग क्षेत्र हैं और इसी से हमारी पूरी अर्थव्यवस्था चलती है। तो ये चीज़ समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत ही बेसिक अर्थव्यवस्था का, इकोनॉमिक्स का बहुत बेसिक चीज़ होता है और यहाँ से क्वेश्चन जब आता है तो गलत होने का चांस भी ज़्यादा रहता है। तो यहाँ लिखा है कि आप लोगों को विभिन्न आर्थिक गतिविधियों में कार्यरत पाएंगे। इनमें से कुछ गतिविधियां वस्तुओं का उत्पादन करती हैं, कुछ अन्य सेवाओं का सृजन करती हैं, जैसे आप कूली को देखा और डाकिया को देखा। ये गतिविधियां हमारे चारों ओर हर समय संपादित होती हैं, यहाँ तक कि हमारे बोलने में भी। हम इन गतिविधियों को कैसे समझ सकते हैं? इन्हें समझने का एक तरीका यह है कि कुछ महत्वपूर्ण मापदंडों के आधार पर इन्हें विभिन्न समूहों में वर्गीकृत किया जाए। इन समूहों को क्षेत्रक भी कहते हैं, अलग अलग सेक्टर कहते हैं। उद्देश्य और किसी महत्वपूर्ण मापदंड के आधार पर इन्हें अनेक तरीकों से वर्गीकृत किया जा सकता है। तो हमारे देश में जो अर्थव्यवस्था है उनके अलग अलग क्षेत्र हैं, उन्हीं को वर्गीकृत किया गया है। ठीक है, यहाँ आप देखिए पहले लिखा है प्राथमिक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्रक में क्या आता है, कृषि और कृषि से जुड़े हुए, जैसे आपका खनन हो गया, उत्खनन हो गया, और आपका जो है इसमें आ जाएगा आपका क्या, तो इसमें वनीकरण हो जाएगा। ये आपका हो गया प्राथमिक सेक्टर। दूसरा जो सेक्टर है, इसको यहाँ बहुत सिंपल तरीके से समझाने का प्रयास किया गया है। दूसरा सेक्टर है आपका जो है औद्योगिक गतिविधियां, जो उद्योग होते हैं, विनिर्माण वस्तुएं होती हैं। और तीसरा जो सेक्टर है उसको कहते हैं, तृतीय सेक्टर को कहते हैं सेवा क्षेत्र, जो परिवहन जो है, चाहे आपका जो है बैंकिंग सिस्टम हो, टेलीफोन हो, ये सब जो सेवाएं दे रही है, पुलिस जो सेवा दे रही है, ये सब क्या है, इस तृतीय सेक्टर में आता है। और हमारे देश की अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा क्षेत्र आज तीसरा सेक्टर ही हो गया है। लेकिन आजकल मॉडर्न इकोनॉमिक्स में दो क्षेत्रों की और चर्चा करते हैं। एक क्षेत्र की चर्चा और करते हैं, जो चौथा सेक्टर है उसको प्रशासन से जोड़ा जाता है। ठीक है, और जो पांचवा सेक्टर है उसमें बुद्धिजीवियों को रखा जाता है, जो अर्थव्यवस्था के बारे में सलाह देते हैं, थिंक टैंक का काम करते हैं। तो आजकल मॉडर्न इकोनॉमिक्स में जो है 4 और 5 सेक्टर तक भी बात होने लगी है, लेकिन मूल जो है वो 3 सेक्टर हैं, प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय। इनको हम अच्छे से देखेंगे। लिखा है प्राकृतिक संसाधनों के प्रत्यक्ष उपयोग पर आधारित अनेक गतिविधियां हैं, जैसे कपास की खेती। तो कपास की खेती क्या है, एक प्राथमिक सेक्टर है, क्योंकि वो प्राथमिक संसाधनों के प्रत्यक्ष उपयोग पर आधारित है। यह एक मौसमी फसल है। कपास के पौधों की वृद्धि के लिए हम मुख्यतः न कि पूर्णतया प्राकृतिक कारकों जैसे वर्षा, सूर्य का प्रकाश, जलवायु पर निर्भर हैं। अतः कपास एक प्राकृतिक उत्पाद है। इसी प्रकार डेयरी उत्पादन में हम पशुओं की जैविक प्रक्रिया और चारा आदि की उपलब्धता पर निर्भर होते हैं। अतः इसका उत्पाद दूध भी एक प्राकृतिक उत्पाद होता है। तो दूध भी हम किसमें रखेंगे, प्राकृतिक अर्थात प्राथमिक सेक्टर में। इसी तरह खनिज और अयस्क भी प्राकृतिक उत्पाद हैं। जब हम प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके किसी वस्तु का उत्पादन करते हैं तो उसे हम प्राथमिक क्षेत्र की गतिविधि कहा जाता है। याद रखना, तो प्राथमिक सेक्टर में क्या आ जाएगा, कृषि आ जाएगी, इसी में खनिज आ जाएगा,
इसी में जो है आपका देखेंगे तो जो दूध उत्पादन हो रहा है या चाहे जो भी जिसका भी उत्पादन हो रहा है सबको हम कहाँ रखेंगे, प्राथमिक सेक्टर में रखेंगे। और प्राथमिक सेक्टर में जो है रोज आजकल अर्थव्यवस्था में इसका योगदान तो कम है, लेकिन इसमें निर्भरता बहुत ज़्यादा है। 54% लोग इस पर निर्भर हैं। याद रखना प्राथमिक सेक्टर पर, ये बहुत ही मूलभूत सेक्टर है और बिना अगर ये नहीं होगा, अगर प्राथमिक सेक्टर कमजोर हो जाएगा तो द्वितीय सेक्टर भी कमजोर हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए प्राथमिक सेक्टर का मजबूत होना बहुत जरूरी है। प्राथमिक क्योंकि यह उन सभी उत्पादों का आधार है जिन्हें हम क्रमशः निर्मित करते हैं। चूंकि हम अधिकांश प्राकृतिक उत्पाद कृषि, डेयरी, मत्स्य और वनों से प्राप्त करते हैं, इसलिए इस क्षेत्र को कृषि और सहायक क्षेत्रक भी कहा जाता है। याद रखना प्राथमिक सेक्टर को हम कृषि और सहायक क्षेत्रक भी कहते हैं, यह बात याद रखना। तो याद रखना इसमें डेयरी, मत्स्य पालन, वनों से जो उत्पाद प्राप्त होते हैं, कृषि, खनिज, उत्खनन, खनन, हम सब को हम प्राथमिक सेक्टर में रखते हैं। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका, तो इसलिए बहुत अच्छे से याद करने की जरूरत है, इसको समझने की जरूरत है। ठीक है, अब अगर प्राथमिक सेक्टर मजबूत है और मान लीजिए कहीं से लोहा निकाला जा रहा है, तो लोहा कच्चा माल हो गया। अगर उसको कच्चे माल को जब हम लाते हैं उद्योगों में और उससे हम क्या बनाते हैं, इस्पात बनाते हैं, तो जो इस्पात बना वो क्या है, तो जो इस्पात बना वो आपका द्वितीय सेक्टर में आएगा, उद्योगों में आ जाएगा। ठीक है, तो लिखा है द्वितीय क्षेत्र की गतिविधियों के अंतर्गत प्राकृतिक उत्पादों को विनिर्माण प्रणाली के जरिए अन्य रूपों में परिवर्तित किया जाता है। तो प्राकृतिक उत्पाद क्या है, जैसे आपका लोहा भी मैंने एग्जांपल दिया, तो लोहे को जब इस्पात में बदलते हैं, किसमें बदलते हैं, जब इस्पात में बदलते हैं तो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका परिवर्तित हो गया, उसका रूप परिवर्तित हो गया, तो उसी को हम विनिर्माण प्रणाली कहते हैं। यह प्राथमिक क्षेत्र के बाद अगला कदम है। तो प्राथमिक क्षेत्र में लोहा जो पाया गया ये पहला कदम है और जो इस्पात बना ये दूसरा कदम है। यहाँ वस्तुएं सीधे प्रकृति से उत्पादित नहीं होती हैं बल्कि निर्मित की जाती हैं, इसलिए विनिर्माण की प्रक्रिया अपरिहार्य है। यह प्रक्रिया किसी कारखाना, किसी कार्यशाला या घर में हो सकती है। जैसे कपास के पौधे से प्राप्त रेशे का उपयोग हम जो है सूत काटने और कपड़ा बुनने में करते हैं। तो कपास क्या हो गया, कच्चा माल प्राथमिक सेक्टर, और इसको जब हम कपड़ा बनाते हैं तो ये द्वितीय सेक्टर हो गया। ठीक है, और जब कपड़े को कहीं बेचा जाए तो सेवा हो गया। गन्ने को कच्चे माल के रूप में प्रयोग कर हम चीनी और गुड़ तैयार करते हैं। हम जो है मिट्टी से ईंट बनाते हैं और ईंटों से घर और भवनों का निर्माण करते हैं। चूंकि यह क्षेत्र क्रमशः संबंधित विभिन्न प्रकार के उद्योगों से जुड़ा हुआ है, इसीलिए इसे औद्योगिक क्षेत्रक भी कहा जाता है। ठीक है, तो द्वितीय क्षेत्र को हम औद्योगिक क्षेत्रक भी कहते हैं। आगे लिखा है प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्रक के अतिरिक्त आर्थिक गतिविधियों की एक तीसरी कोट भी है जिसे हम तृतीय क्षेत्रक के अंतर्गत रखते हैं और उपयुक्त दो क्षेत्रकों के से भिन्न होता है। ये गतिविधियां प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्रों के विकास में मदद करती हैं। याद रखना जो सेवा होती है वो प्राथमिक सेक्टर में भी हो सकती है और द्वितीय सेक्टर में भी हो सकती है। तो याद रखना जो तृतीय सेक्टर होता है वो प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र की क्या करता है, मदद करता है। ये गतिविधियां स्वतः वस्तुओं का उत्पादन नहीं करती हैं बल्कि उत्पादन प्रक्रिया में सहयोग या मदद करती हैं। जैसे प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र द्वारा उत्पादित वस्तुओं को थोक और खुदरा जो है क्या कहते हैं, विक्रेताओं को बेचने के लिए ट्रकों और ट्रेनों द्वारा परिवहन करके उनको जरूरत पड़ती है तो उनको पहुंचाया जाता है। याद रखना जैसे प्राथमिक द्वितीय क्षेत्रों में हमने किसी चीज का उत्पादन किया, ठीक है, अब उसको अगर हमें ला करके बेचना होगा तो हमें सेवा लेनी पड़ेगी किसकी, ट्रक की और ट्रेन की, और ला करके तब उसको हम बाजार में पहुंचाते हैं। तो इसका मतलब हो गया कि तीनों सेक्टर आपस में जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो प्राथमिक सेक्टर से जैसे मैंने मान लीजिए लोहा निकाला, द्वितीय सेक्टर में इस्पात बनाया, ट्रकों और ट्रेनों के माध्यम से उसको ला करके बाजार तक पहुंचाया, तो तीनों सेक्टर एक साथ काम कर रहे हैं। ठीक है, कभी कभी वस्तुओं को गोदाम में भंडारित करने की आवश्यकता होती है। हमें उत्पादन और व्यापार में सहूलियत के लिए टेलीफोन पर दूसरों से वार्तालाप करने और पत्राचार, संवाद या बैंकों से कर्ज लेने की भी आवश्यकता होती है। तो याद रखना इसमें व्यापार, टेलीफोन, पत्राचार, बैंकिंग ये सब सेवा दे रही हैं, तो इसको भी हम तीसरे सेक्टर में शामिल कर लेते हैं। इसे हम संचार व्यवस्था कह सकते हैं, गोदाम को भी इसमें शामिल करेंगे। ठीक है, तो लिखा है परिवहन, भंडारण, संचार, बैंक सेवाएं, व्यापार, ये तृतीय गतिविधियों के कुछ उदाहरण हैं। तो सब किस में शामिल हो जाएंगे, ये सब हो जाएंगे सेवा सेक्टर में। ठीक है, सर्विस सेक्टर में। ठीक है,
चूंकि ये गतिविधियां वस्तुओं के बजाय सेवाओं का सृजन करती हैं, इसलिए तृतीय सेक्टर को हम सेवा क्षेत्र भी कहते हैं। तो सेवाएं इसमें जब दी जाती है, सर्विस दी जाती हैं, तो आजकल इसकी अर्थव्यवस्था में योगदान लगभग 60% हो गया है। ये भी आपको याद रखना है, क्योंकि इसका क्षेत्र लगातार बढ़ता जा रहा है। आगे लिखा है आपका, सेवा क्षेत्र में कुछ ऐसी अपरिहार्य सेवाएं भी हैं जो प्रत्यक्ष रूप से वस्तुओं के उत्पादन में सहायता नहीं करती हैं। जैसे हमें शिक्षकों और डॉक्टरों, धोबी, नाई, मोची और वकीलों जैसी व्यक्तिगत सेवाएं उपलब्ध करने वाले। ध्यान रखना, जो डॉक्टर हैं, जो आपका शिक्षक है, ये भी सेवा देते हैं। मोची भी सेवा देता है, नाई भी सेवा देता है, ये भी हमारा सेवा क्षेत्र में आता है। प्रशासनिक और लेखाकार कार्य करने वाले लोगों की आवश्यकता होती है। तो जो प्रशासनिक अधिकारी होते हैं, आजकल इसको हम चौथा सेक्टर मानते हैं, लेकिन ये भी सेवा ही तो देते हैं। अगर सुरक्षा ना दें हमें प्रशासनिक अधिकारी, तो क्या हम व्यापार कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। वर्तमान समय में सूचना तकनीकी पर आधारित कुछ नवीन सेवाएं जैसे इंटरनेट कैफे, जो एटीएम बूथ, कॉल सेंटर, सॉफ्टवेयर कंपनी इत्यादि भी महत्वपूर्ण हो गई हैं और ये भी सेवाएं देती हैं। तो आजकल सेवा क्षेत्र का विस्तार हो गया है। अब आपको इस पूरे को पढ़ के समझना होगा कि सेवा क्षेत्र का क्या हो गया, आजकल काफी विस्तार हुआ है, इसीलिए इसका दायरा धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है और हमारे देश की जो अर्थव्यवस्था है उसमें इसका 60% योगदान हो चुका है। आगे बढ़ते हम लोग। यहाँ लिखा है आगे, 3 क्षेत्रकों की तुलना, हमें जो तीनों क्षेत्र हैं उनकी तुलना करनी है। तो लिखा है, प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय क्षेत्र के विविध उत्पादन कार्यों से काफी अधिक मात्रा में वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन होता है। साथ ही इन क्षेत्रकों में काफी अधिक संख्या में लोग वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के लिए काम करते हैं। तो तीनों सेक्टर में लोग काम करते हैं, इसीलिए अगले चरण में यह देखना है कि प्रत्येक क्षेत्र में कितनी वस्तुओं सेवाएं उत्पादित होती हैं। मतलब यह हुआ कि कौन सा ऐसा सेक्टर है प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय सेक्टर में जहां सबसे अधिक रोजगार उत्पादन हो रहा है और वस्तुओं सेवाओं का भी उत्पादन हो रहा है, और कितने लोग उस क्षेत्र में काम करते हैं। किसी अर्थव्यवस्था में कुल उत्पादन और रोजगार की दृष्टि से एक या अधिक क्षेत्रक प्रधान होते हैं, जबकि अन्य क्षेत्रक अपेक्षाकृत छोटे आकार के होते हैं। तो हमारे देश में क्या है, प्राथमिक सेक्टर में लोग ज्यादा काम करते हैं, लेकिन उसका योगदान अर्थव्यवस्था में कम है। सेवा क्षेत्र में कम लोग काम करते हैं, वहां पढ़े लिखे लोगों की आवश्यकता है, तो उसका अर्थव्यवस्था में योगदान अधिक है। तो इससे जुड़े हुए क्वेश्चन मेंस में पूछे भी जाते हैं। क्वेश्चन क्या बनेगा कि प्राथमिक क्षेत्र का अर्थव्यवस्था में योगदान बढ़ता जा रहा है, मतलब वो कम होता जा रहा है, लेकिन लोगों की निर्भरता बढ़ती जा रही है, तो आप स्पष्ट कीजिए। तो बताना पड़ेगा हमें कि आजकल क्या है कि जैसे जैसे अर्थव्यवस्था का आकार बढ़ रहा है, सेवा क्षेत्र बढ़ रहा है, तो कृषि क्षेत्र पिछड़ता जा रहा है, नगरीकरण बढ़ रहा है, औद्योगिकरण बढ़ रहा है, तो जो कृषि क्षेत्र है वो कम होता जा रहा है। ठीक है, तो इस वजह से जो है उत्पादन तो कम हो रहा है, कृषि क्षेत्र का जो है एरिया घट रहा है, लेकिन जो है निर्भरता लोगों की बढ़ रही है, क्योंकि उस पर लोग मजदूरी करते हैं। ठीक है, आगे लिखा है, प्रत्येक क्षेत्र की विविध वस्तुओं और सेवाओं की हम गणना कैसे करते हैं और कुल उत्पादन को कैसे जानते हैं। तो लिखा है, आप सोचते होंगे कि हजारों की संख्या में उत्पादित वस्तुओं सेवाओं की गणना करना असंभव कार्य है। यह न केवल बृहद कार्य है बल्कि बृहद कार्य है, बल्कि आप आश्चर्यचकित भी होंगे कि हम कारों और कंप्यूटरों, कीलों और फर्नीचरों की संख्या का योगफल कैसे कर सकते हैं। यह अत्यंत बेतुकी बात है। आप बिल्कुल सही सोचते हैं। इस समस्या के समाधान के लिए अर्थशास्त्रियों का सुझाव है कि वस्तुओं और सेवाओं की वास्तविक संख्याओं का योग करने के स्थान पर उनके मूल्य का योग किया जाना चाहिए। हम संख्या नहीं गिनना है, हमें उनके मूल्य को गिनना है। जैसे यदि 10,000 किलोग्राम गेहूं 20 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से बेचा जाता है, तो गेहूं का मूल्य जो है 2 लाख रुपए हो जाएगा। 15 प्रति नारियल की दर से 500 नारियल का मूल्य 75,000 होगा। इसी प्रकार तीनों, मतलब इनके हम मूल्य की गणना करेंगे। ठीक है, तीनों क्षेत्रकों के वस्तुओं सेवाओं के मूल्य की गणना की जाती है और उनके बाद उसका योगदान या योगफल प्राप्त किया जाता है। तो जब हम मूल्य निकाल लेते हैं तभी तो हम बताते हैं कि प्राथमिक सेक्टर का योगदान कम हो गया है और तीसरे सेक्टर का योगदान बढ़ गया है, क्योंकि हम मूल्य पे निकालते हैं। आगे लिखा है, याद रखें कि यहाँ एक सावधानी बरतने की जरूरत है। उत्पादित और बेची गई प्रत्येक वस्तु या सेवा की गणना करने की जरूरत नहीं है, केवल अंतिम वस्तुओं और सेवाओं की गणना का ही औचित्य होता है। याद रखना, सब वस्तुओं नहीं, जो अंतिम और पूरे वर्ष की जो अंतिम और वस्तुएं सेवाएं होती है उन्हीं गणना की जाती है। जैसे
एक किसान किसी आटा मिल को 20 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से गेहूं बेचता है। मिल में गेहूं की पिसाई होती है और बिल्कुल कंपनी को आटा 25 रुपए प्रति कुंटल की दर से बेचा जाता है। बिस्कुट कंपनी आटा के साथ चीनी और तेल इत्यादि चीजों का उपयोग करती है और तब बिस्कुट के 4 पैकेट बनाती है। इसका मतलब ये हो गया कि जो उसमें लागत लग रही है, पहले आटा में, परिवहन में, उसके बाद चीनी में, तेल, सब मिला करके, तो जो अंतिम बिस्कुट बेचा वो उसका अंतिम मूल्य होगा। ठीक है, वह बाजार में उपभोक्ताओं तो वो 80 रुपए में पहुंचा। तो 20 रुपए का आटा था, बिस्कुट बनने के बाद वो 80 रुपए का बिक रहा है, तो अतः बिस्कुट ही अंतिम उत्पाद हो गया। अब आपको समझ में आ गया होगा कि जो 80 रुपए को लागत लगने के बाद जब बन के तैयार कोई मार्केट में बिकने आया, तो तब उसे हम अंतिम मूल्य कहते हैं। और ये किस पर, इसका बोझ किस पे पड़ेगा? उपभोक्ताओं पर, अर्थात वह वस्तुएं जो उपभोक्ताओं तक पहुंचती हैं। ठीक है, तो उपभोक्ताओं तक जो बिस्कुट पहुंचा, तो पहले 20 रुपए शुरुआत हुआ था आटे से, उसमें चीनी मिलाया गया, तेल मिलाया गया, उसमें श्रम लगा, तो उसकी लागत बढ़ गई। तो अंतिम मूल्य जो होगा, इसी से हम किसी चीज का जो है आंकड़ा तैयार करते हैं। आगे लिखा है, केवल अंतिम वस्तुओं सेवाओं की ही गणना क्यों की जाती है? दिए गए उदाहरण में अंतिम वस्तुओं के विपरीत गेहूं और आटा जैसी वस्तुएं मध्यवर्ती वस्तुएं हैं। मध्यवर्ती वस्तुएं अंतिम वस्तुओं सेवाओं के निर्माण में इस्तेमाल की जाती हैं और अंतिम वस्तुओं के मूल्य में मध्यवर्ती वस्तुओं का मूल्य पहले से ही शामिल होता है। बिस्कुट अंतिम वस्तु के मूल्य 80 रुपए में पहले से ही आटा का मूल्य 25 रुपए शामिल है। इसी प्रकार अन्य सभी मध्यवर्ती वस्तुओं का मूल्य भी शामिल कर लिया गया, मतलब सबको शामिल करके तब उसको 80 रुपए में बेचा जा रहा है। अतः गेहूं और आटा के मूल्य की अलग अलग गणना उचित नहीं है, क्योंकि तब हम यह एक ही वस्तु के मूल्य की गणना कई बार करते हैं। अगर मान लीजिए हम आटा का अलग गणना करें, गेहूं का अलग गणना करें, चीनी की अलग गणना करें, तेल की अलग गणना करें, तो उससे क्या होगा, बहुत ज़्यादा जटिल हो जाएगा और गणना भी अच्छी नहीं होगी। पहले गेहूं के रूप पे, फिर आटा के रूप पे, फिर अंततः अंतिम वस्तु बिस्कुट के रूप पे, तो गणना करना क्या है, आसान नहीं होगा। तो आपको समझ में आ गया होगा कि अंतिम मूल्य किसे कहते हैं। आगे लिखा है, किसी विशेष वर्ष में प्रत्येक क्षेत्रक द्वारा उत्पादित अंतिम वस्तुओं सेवाओं का मूल्य उस क्षेत्र में क्षेत्रक के कुल उत्पादन की जानकारी प्रदान करता है। तीनों क्षेत्रकों के उत्पादों के योगफल को देश का सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। अब समझ में आ गया? तो तीनों क्षेत्रों के उत्पादों के जो योगफल का अंतिम मूल्य होता है, उसी को हम सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं, या किसी देश के भीतर किसी विशेष क्षेत्र में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं सेवाओं का मूल्य होता है। तो देश की सीमा के अंतर्गत जितनी भी वस्तुओं सेवाएं उत्पादन होती है, उनका अंतिम मूल्य होता है। याद रखना, सकल घरेलू उत्पाद अर्थव्यवस्था की विशालता प्रदर्शित करता है। जितना जो है, इसे हम जीडीपी कहते हैं। जितना जीडीपी बढ़ेगा, उतना अर्थव्यवस्था का आकार भी क्या होगा, बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, आगे लिखा है, भारत में सकल घरेलू उत्पाद मापन जैसा कठिन कार्य केंद्र सरकार के मंत्रालय द्वारा किया जाता है। यह मंत्रालय राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के विभिन्न सरकारी विभागों की सहायता से वस्तुओं और सेवाओं की कुल संख्या और उनके मूल्य से संबंधित सूचना एकत्र करता है और तब जीडीपी का अनुमान करता है, तब जीडीपी का अनुमान लगाया जाता है। आगे लिखा है, क्षेत्रकों में ऐतिहासिक परिवर्तन कैसे हुआ? विभिन्न क्षेत्रों में सामान्यतः अधिकांश विकसित देशों के इतिहास में यह देखा गया है कि विकास की प्रारंभिक अवस्थाओं में प्राथमिक क्षेत्रक ही आर्थिक सक्रियता का सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्रक रहा है। याद रखना, किसी भी अर्थव्यवस्था में देखा जाए तो प्राथमिक क्षेत्र का योगदान बढ़ता जा रहा है। जैसे जैसे कृषि प्रणाली परिवर्तित होती गई, कृषि क्षेत्रक समृद्ध होता गया, वैसे वैसे पहले की तुलना में अपेक्षाकृत अधिक उत्पादन होने लगा। ठीक है, तो जैसे जैसे जो है कृषि में बदलाव किया गया, तो कृषि उत्पादन बढ़ने लगा। तब अनेक लोग दूसरे कार्य करने लगे, शिल्पियों और व्यापारियों की संख्या में वृद्धि होने लगी, क्रय विक्रय की गतिविधियां कई गुना बढ़ गईं। इसके अतिरिक्त अनेक लोग परिवहन, प्रशासक और सैनिक कार्य इत्यादि से जुड़े थे। फिर भी इस अवस्था में अधिकांश उत्पादित वस्तुएं प्राकृतिक उत्पाद थीं, जो प्राथमिक क्षेत्रक में आती थीं, और अधिकांश लोग इसी क्षेत्रक में रोजगार करते थे। पहले के समय में लंबे समय, जब काफी समय बीत गया, 100 वर्षों से अधिक के बाद, और विशेषकर विनिर्माण की नवीन प्रणाली के प्रचलन से कारखाने अस्तित्व में आई। जब याद रखना, नई नई टेक्नोलॉजी लाई गई, तो कारखाने बढ़ते चले गए
और उनका प्रसार होने लगा। जो लोग पहले खेतों में काम करते थे उनमें से बहुत से अधिक लोग अब कारखानों में काम करने लगे। तो जो कृषि मजदूर थे अब वो औद्योगिक मजदूर में क्या हो गए, बदल गए, क्योंकि उद्योगों का विकास होने लगा। और जब उद्योगों का विकास होगा तो उद्योगों का विकास, कारखानों का विकास कहाँ होता है, शहरों में। तो इससे गांव के लोग जब शहरों में आके बसने लगे तो उससे शहरीकरण भी क्या हो गया, तेजी से बढ़ने लगा। आगे लिखा है उन्हें कारखानों में काम करने के लिए मजबूर किया गया। जैसा कि आपने इतिहास में पढ़ा है कि कारखानों में सस्ती दरों पर उत्पादित वस्तुओं का लोग इस्तेमाल करने लगे। कुल उत्पादन और रोजगार की दृष्टि से द्वितीयक क्षेत्र सबसे महत्वपूर्ण हो गया। ठीक है, इसी कारण जो है अतिरिक्त समय में भी कम काम होने लगा। मतलब अतिरिक्त समय मतलब यह हो गया कि कारखानों में हमेशा काम हो रहा है, जबकि कृषि क्षेत्र में क्या होता है कि लोग कुछ समय के लिए बेरोजगार हो जाते हैं। जब वो वर्षा ऋतु आती है तो काम तो कोई होता नहीं है, तो वहाँ पे प्रचंड बेरोजगारी हो जाती है किसी क्षेत्र में, लेकिन उद्योगों में ऐसा होता नहीं है। इसका अर्थ यह है कि क्षेत्रकों का महत्व परिवर्तित होता चला गया। तो लोगों को हमेशा जब काम मिलने लगा इसलिए लोग गांव से उठ करके कहाँ चले आए, शहर की ओर, कि यहाँ तो काम हमेशा मिलता है, यहाँ पैसा भी ज़्यादा मिलता है। विगत 100 वर्षों में विकसित देशों में द्वितीय क्षेत्रक से तृतीय क्षेत्रक की ओर पुनः बदलाव हुआ। अब द्वितीय क्षेत्रक से तृतीय सेक्टर की ओर अर्थव्यवस्था बदलने लगी। कुल उत्पादन की दृष्टि से सेवा क्षेत्र का महत्व बढ़ गया। अधिकांश श्रमजीवी लोग सेवा क्षेत्र में ही नियोजित हैं। विकसित देशों में यही सामान्य लक्षण देखा जाता है। ठीक है, भारत की बात करें अब हम, तो लिखा है भारत में तीनों क्षेत्रकों का कुल उत्पादन और रोजगार कितना है। विगत वर्षों में विकसित देशों में देखे गए पैटर्न के समरूप क्या भारत में भी परिवर्तन हुआ है? बिल्कुल परिवर्तन हुआ है। तो भारत में क्या परिवर्तन हुआ है तो इसको हमें समझना है। ठीक है, तो लिखा है आगे दिखा है कि तीनों क्षेत्रकों द्वारा उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं को दिखाया गया है। या 2 वर्षों 1973 से 74 से 2013-14 के उत्पादन को दिखाता है। हमने इन दोनों वर्षों के विभिन्न आंकड़ों का उपयोग किया क्योंकि यह आंकड़े तुलनीय और प्रमाणित हैं। आप देख सकते हैं कि 40 वर्षों में कुल उत्पादन में कितनी वृद्धि हुई है। तो आप इस पहले डाटा को यहाँ पे आप देखिए। आप डाटा को देखेंगे यहाँ पर, जैसे आप यहाँ देखिएगा प्राथमिक क्षेत्र जो है ये ब्लू कलर का है, रेड वाला जो है ये आपका द्वितीय क्षेत्रक है और सेवा क्षेत्रक ये है। 1900 भारत की बात करें तो 1973-74 में कृषि क्षेत्र ज़्यादा था। आप यहाँ देख सकते हैं, आप जैसे यहाँ बना हुआ है आप देखिएगा तो द्वितीय जो 73-74 में था कृषि क्षेत्र का योगदान ज़्यादा था। दूसरा सेवा क्षेत्र का योगदान था और औद्योगिक क्षेत्र का योगदान कम था। लेकिन 2013-14 की बात करें तो कृषि क्षेत्र का योगदान कम हो गया, उद्योगों का योगदान थोड़ा बढ़ गया और सेवा क्षेत्र का योगदान इतना ज़्यादा हो गया। ठीक है, तो भारत में भी ये बदलाव आप देख सकते हैं विगत 40 वर्षों में। ठीक है, लिखा है उत्पादन में तृतीय क्षेत्र का बढ़ता महत्व। हमारे यहाँ जो उत्पादन में तीसरे क्षेत्र का योगदान क्यों बढ़ गया, ये मेंस में और पीटी में अलग क्वेश्चन बनेगा। तो लिखा है वर्ष 1973-74 2013-14 के बीच 40 वर्षों में यद्यपि सभी क्षेत्रों में उत्पादन में वृद्धि हुई, परंतु सबसे अधिक वृद्धि तृतीय क्षेत्र के उत्पादन में हुई, जैसा कि अभी आपने ग्राफ पे देखा। परिणाम स्वरूप वर्ष 2013-14 में भारत में प्राथमिक क्षेत्र को प्रतिस्थापित करते हुए तृतीय क्षेत्र सबसे बड़े उत्पादक क्षेत्रों के रूप में उभर गया। तो 2013-14 के बाद देखा गया कि कृषि क्षेत्र पिछड़ गया और सेवा क्षेत्र आगे बढ़ गया। तो सेवा क्षेत्र आगे कैसे बढ़ गया इस पे बात करेंगे। तो लिखा है भारत में जो सेवा क्षेत्र है तृतीय क्षेत्रक है इतना महत्वपूर्ण क्यों हो गया, इसके कई कारण हो सकते हैं। अब यही कारण जो यहाँ बताया गया है इसी को अगर आप पीटी में और मेंस में लिख देंगे और पीटी में अगर क्वेश्चन आ जाए आप सॉल्व कर लेंगे तो क्वेश्चन आपके सही हो जाएंगे। और मेंस के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है कि सेवा क्षेत्र अचानक इतनी तेजी से कैसे बढ़ा। लिखा है पहला कारण क्या है, किसी भी देश में अनेक सेवाओं जैसे अस्पताल, शैक्षिक संस्थाएं, डाकघर, तार सेवा, थाना, कचहरी, ग्रामीण प्रशासनिक कार्यालय, नगर निगम, रक्षा, परिवहन, बैंक, बीमा कंपनी इत्यादि की आवश्यकता होती है। इन्हें बुनियादी सेवाएं माना जाता है और किसी विकासशील देश में इन सेवाओं के प्रबंधन की जिम्मेदारी सरकार की होती है। तो पहला कारण क्या हुआ कि हमारे देश में तेजी से अस्पतालों का निर्माण हुआ, शैक्षिक संस्थाएं बढ़ती चली गई, डाकतार बढ़ता चला गया, परिवहन बढ़ता चला गया, बैंकिंग बढ़ती चली गई, इसीलिए सेवा क्षेत्र का विस्तार तेजी से हुआ। ठीक है, इसका मतलब हो गया कि जो सेवाएं पहले नहीं थी उन सेवाओं का विकास कर दिया गया। तो पहला कारण ये हो गया।
दूसरा कारण क्या है, कितना इंपॉर्टेंट बात यहाँ बताई गई है। दूसरा कारण है कि कृषि उद्योग के विकास से परिवहन, व्यापार, भंडारण जैसी सेवाओं का विकास होता है। तो याद रखना, जब हम द्वितीय और ये कृषि और उद्योग की बात करते हैं, जब कृषि और उद्योग का विकास होगा तो परिवहन का विकास होगा, और परिवहन क्या है, सेवा क्षेत्र है। व्यापार क्या है, सेवा क्षेत्र है। भंडारण क्या है, सेवा क्षेत्र है। तो जब इनका विकास होगा तो साथ साथ इनका विकास होगा, तो सेवा क्षेत्र बढ़ता चला जाएगा। प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्र का विकास जितना अधिक होगा, ऐसी सेवाओं की मांग उतनी ही अधिक होती जाएगी। अगर हम ज़्यादा कृषि का विकास करेंगे तो परिवहन की जरूरत तो पड़ेगी ना बेचने के लिए, तो इसका मतलब है उसका व्यापार, मतलब उसका विस्तार होता चला जाएगा। तीसरा, आजकल क्या है, जैसे जैसे लोगों की आय बढ़ती है तो कुछ लोग अन्य कई सेवाएं जैसे रेस्ता, पर्यटन, निजी शॉपिंग मॉल, निजी अस्पताल, निजी विद्यालय, व्यापारिक प्रशिक्षण इत्यादि की मांग शुरू कर देते हैं। आप नगरों में, विशेषकर बड़े नगरों में, इन द्रुत परिवहन को देख सकते हैं। जैसे आप देखेंगे आजकल लोगों की आय बढ़ रही है तो लोग हफ्ते में, शहरों में देखा होगा अधिकांश लोग हफ्ते में एक दिन जाते हैं होटल में खाना खाने। तो होटल में खाना खाने जाएंगे तो इसका मतलब सेवा वहाँ मिल रही है ना, तो तीसरे सेक्टर का विस्तार हो गया। लोग आजकल पर्यटन के रूप में घूमने जाते हैं, दक्षिण से उत्तर भारत हर जगह पे। शॉपिंग मॉल में शॉपिंग करते हैं, निजी अस्पताल में अपना इलाज कराते हैं, निजी विद्यालय में अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, व्यावसायिक प्रशिक्षण होता है। तो ये भी तो सेवा क्षेत्र है। तो इसका भी आकार क्या हो गया, धीरे धीरे बढ़ता चला गया। तो नए नए सेवा क्षेत्र जुड़ते चले गए और सेवा क्षेत्र का आकार बढ़ता चला गया। चौथा कारण क्या है, विगत दशकों में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी पर आधारित कुछ नवीन सेवाएं महत्वपूर्ण और अपरिहार्य हो गई। मतलब यह हुआ कि विगत वर्षों में सेवा और संचार क्षेत्र का विस्तार हो गया, यह भी सेवा हो गई। इन सेवाओं के उत्पादन पर तीव्र वृद्धि हुई, ठीक है, जिसके बारे में आगे हम पढ़ेंगे भी। अतः आपको याद रखना चाहिए कि सेवा क्षेत्र की सभी सेवाओं में समान रूप से वृद्धि नहीं हो रही है। भारत में सेवा क्षेत्र कई तरह के लोगों को नियोजित करते हैं। एक और उन सेवाओं की संख्या सीमित है जिसमें अत्यंत कुशल और शिक्षित श्रमिकों को रोजगार मिलता है। तो सेवा क्षेत्र में रोजगार कम मिलता है लेकिन दायरा बढ़ता जा रहा है क्योंकि उसका आकार बढ़ गया, उसके क्षेत्र बढ़ते चले गए। दूसरी ओर बहुत अधिक संख्या में लोग छोटी दुकानों, मरम्मत कार्यों, परिवहन जैसी सेवाओं में लगे हुए हैं। वे लोग बड़ी मुश्किल से जीविका निर्वाह कर पाते हैं और वो उन सेवाओं में इसलिए लगे हुए हैं क्योंकि उनके पास कोई अन्य विकल्प अवसर नहीं है। जैसे एक ड्राइवर है तो ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं है लेकिन ड्राइवर के रूप में एक हुनर सीख लिया गाड़ी चलाना, तो उसके लिए तो मान लो गाड़ी चलाने के अलावा कोई विकल्प ही नहीं है क्योंकि वो वही काम जानता है। तो ऐसी स्थिति में वो सेवा तो कर रहा है लेकिन उसका योगदान कम है, उसको कम पैसा मिल रहा है, ठीक है। इस कारण सेवा क्षेत्र के केवल कुछ ही भागों पर ही महत्व बढ़ रहा है। आप इनके बारे में आगे हम और विस्तार से जानेंगे। आगे लिखा है अधिकांश लोग कहाँ नियोजित हैं। नियोजित मतलब कहाँ काम करते हैं। तो लिखा है जो है संयुक्त ये सकल घरेलू उत्पाद में तीनों क्षेत्रकों की प्रतिशत हिस्सेदारी प्रस्तुत करता है। चित्र में अभी देखेंगे आप 40 वर्षों में क्षेत्रकों के बदलते महत्व को प्रत्यक्षतया देख सकते हैं। तो क्या है, यहाँ देख सकते हैं, यहाँ देखो लिखा है रोजगार में क्षेत्रकों की हिस्सेदारी, ठीक है। मैंने आप बार बार ये बात बता रहा था मैं। आप देख सकते हैं कि 1977-78 में जो है कृषि क्षेत्र में सबसे ज़्यादा लोग लगे हैं। ये देखिएगा तो 1977-78 में कृषि क्षेत्र में 71% लगे हैं, 11% उद्योगों में और 18% कहाँ लगे हैं, तो सेवा क्षेत्र में। लेकिन 2017-18 में स्थिति बदल गई और 44% लोग अभी भी कृषि में लगे हुए हैं, 25% का दायरा हो गया उद्योगों में और 31% लोग कहाँ लगे हैं, सेवा क्षेत्र में। तो सेवा क्षेत्र में नौकरी उसी को मिलती है जिसको स्किल आता है, जो पढ़ा लिखा होता है उसी को नौकरी यहाँ मिलती है। लेकिन यहाँ तो बिना पढ़े लिखे लोगों को भी काम मिल जाता है। इसीलिए कृषि क्षेत्र का विस्तार आज भी बड़ा है, ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। यहाँ लिखा है भारत के संदर्भ में यह एक उल्लेखनीय तथ्य है कि यदि सकल घरेलू उत्पाद में तीनों क्षेत्रकों की हिस्सेदारी में परिवर्तन हुआ है फिर भी रोजगार में ऐसा ही परिवर्तन नहीं हुआ है जैसा कि यहाँ पे आरेख में दिखाया गया है, ठीक है। तो आप बहुत अच्छे से इस चीज़ को समझ गए होंगे, ठीक है। आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक वीडियो कमेंट में शेयर कर दूंगा, तो आप लोग जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। और वहाँ डेली टेस्ट होता है NCERT बेस्ड, तो आप टेस्ट भी दे सकते हैं, ठीक है। आगे लिखा है
प्राथमिक क्षेत्रक से रोजगार का ऐसा ही क्षेत्रक हस्तांतरण क्यों नहीं हुआ? मतलब यह हुआ कि प्राथमिक क्षेत्रक के रोजगार का ऐसा ही हस्तांतरण क्यों नहीं हुआ? इसका कारण यह है कि द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रक में रोजगार के पर्याप्त अवसरों का सृजन नहीं हो पाया है। मतलब यह हुआ कि प्राथमिक और द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रों में लोगों को रोजगार के उतने अवसर नहीं मिले, उतनी नौकरियां है ही नहीं वहां पे। तो इसका मतलब है अभी भी लोग प्राथमिक क्षेत्रों की ओर ज्यादा लगे हैं। यद्यपि इस अवधि में वस्तुओं के औद्योगिक उत्पादन में 3 गुना से अधिक वृद्धि हुई, परंतु औद्योगिक रोजगार में लगभग 3 गुना की वृद्धि हुई है। ठीक है। तृतीय क्षेत्रक पर भी यही बात लागू होती है। सेवा क्षेत्र में उत्पादन में 14 गुना वृद्धि हुई है, परंतु रोजगार में 5 गुना ही वृद्धि से भी कम हुई है। तो सेवा क्षेत्र में उत्पादन तो 14 गुना बढ़ गया, लेकिन रोजगार 5 गुना भी ठीक से नहीं बढ़ पाया, क्योंकि वहां पढ़े लिखे लोगों की आवश्यकता होती है। आगे लिखा है, परिणामतः देश में आधे से अधिक श्रमिक प्राथमिक क्षेत्रक मुख्यतः कृषि क्षेत्र में काम कर रहे हैं, जिसका सकल घरेलू उत्पाद में योगदान लगभग 1/6 भाग है। कृषि क्षेत्र में लोग ज्यादा काम कर रहे हैं, लेकिन उनका योगदान अर्थव्यवस्था में कम है। इसकी तुलना में द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र में सकल घरेलू उत्पाद में काफी बाकी हिस्सा है, परंतु यह क्षेत्र कम लोगों को रोजगार प्रदान करते हैं, क्योंकि यहाँ लोगों को स्किल होना चाहिए और पढ़ा लिखा होना चाहिए। तो इस रोजगार सबसे अधिक कहाँ मिलता है? प्राथमिक सेक्टर में। क्या इसका अर्थ यह है कि कृषि क्षेत्र में लगे श्रमिक अपनी क्षमता से कम उत्पादन कर रहे हैं? तो उत्पादन तो कम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी रोजगार वहां लगे, क्योंकि पढ़े लिखे लोग कम हैं, इसलिए कृषि क्षेत्र में रोजगार कम मिल रहा है। लिखा है, क्या इसका अर्थ यह है कि कृषि में आवश्यकता से अधिक लोग लगे हुए हैं? बिल्कुल सही। तो यदि आप कुछ लोगों को कृषि क्षेत्र से हटा देते हैं तो भी उत्पादन प्रभावित नहीं होगा। दूसरे शब्दों में, कृषि क्षेत्र के श्रमिकों में अल्प बेरोजगारी होती है। ठीक है, क्योंकि वो कुछ समय के लिए क्या हो जाते हैं? बेरोजगार हो जाते हैं। और याद रखना, कृषि क्षेत्र में ज्यादा लोग लगे हुए हैं, उत्पादन तो उतना ही हो रहा है, लेकिन ज्यादा लोग लगे हैं। एक ही परिवार को 20-20 लोग लगे हुए हैं, लेकिन उत्पादन उतना ही हो रहा है। अगर वही 20 लोग की जगह पे 2 लोग काम करेंगे तभी उत्पादन उतना ही होगा। इसका मतलब 18 लोग फालतू हैं। ठीक है। लिखा है आगे, एक छोटा किसान लक्ष्मी का उदाहरण देते हैं, जिसके पास 2 हेक्टेयर असिंचित भूमि है, जो सिंचाई योग्य नहीं है, जो सिंचाई के लिए केवल वर्षा पर निर्भर है और ज्वार और अरहर जैसी फसलें उपजाती है। उसके परिवार के सभी 5 सदस्य उन भूमि पर वर्ष भर काम करते हैं, क्योंकि उन्हें कहीं और रोजगार उपलब्ध नहीं होता है। तो एनसीईआरटी की खूबी होती है, जो क्वेश्चन पूछता है उसका आंसर तुरंत दे देता है। आप देखेंगे कि प्रत्येक व्यक्ति काम कर रहा है, कोई बेकार नहीं है, परंतु वास्तव में उसका श्रम प्रयास विभाजित है। मतलब खेत में काम तो सब लोग कर रहे हैं, लेकिन उत्पादन उतना नहीं हो रहा है। प्रत्येक व्यक्ति कुछ काम कर रहा है, परंतु किसी को भी पूर्ण रोजगार प्राप्त नहीं है, या अल्प बेरोजगारी की स्थिति होती है। ठीक है। यहाँ लोग प्रत्यक्ष रूप से काम कर रहे हैं, लेकिन सभी अपनी क्षमता से कम काम करते हैं। ये बात याद रखना। इस प्रकार की अल्प बेरोजगारी को छिपी हुई बेरोजगारी भी कहते हैं, क्योंकि यह उन लोगों की बेरोजगारी जिनके पास कोई रोजगार नहीं होता है, वो बेकार बैठे होते हैं, वह अलग खुली बेरोजगारी, इसलिए उन्हें प्रच्छन्न बेरोजगारी भी कहते हैं। याद रखना, प्रच्छन्न बेरोजगारी, छुपी हुई ये अल्प बेरोजगारी क्या या खुली बेरोजगारी किसे कहते हैं? बहुत सिंपल है कि एक खेत हो 2 बीघे का, एक परिवार के 10 लोग लगे हों, तब भी उत्पादन उतना ही हो रहा है। अगर इसमें से 8 लोगों को निकाल दें और 2 लोगों को लगा दें, तब भी उत्पादन उतना ही होगा। तो 8 लोग क्या हैं? ये अल्प बेरोजगार हैं। ठीक है, इसी को कहते हैं प्रच्छन्न बेरोजगारी। ये बात याद रखना। ठीक है। आगे लिखा है, अब मान लेते हैं कि एक भूस्वामी जो है सुखराम आता है और अपनी जमीन पर काम करने के लिए लक्ष्मी के परिवार के 1 या 2 सदस्यों को भाड़े पर ले लेता है। अब लक्ष्मी के परिवार में मजदूरी की कुछ अतिरिक्त आय होती है। अब जो लोग दूसरे खेतों में काम करेंगे, सुखराम के खेत में काम करेंगे, तो मजदूरी मिलेगी, तो अतिरिक्त आय हुई कि नहीं हुई? क्योंकि आपको छोटे से भूखंड पर काम करने के लिए 5 लोगों की जरूरत नहीं है, अतः 2 लोगों के चले जाने से कृषि उत्पादन प्रभावित नहीं होता है। ठीक है। दिए गए उदाहरण में दो सदस्य किसी कारखाना में भी काम करने के लिए जा सकते हैं। एक बार फिर परिवार की कमाई में वृद्धि होगी और वह लोग अपनी भूमि से पहले जैसा उत्पादन करते हैं
करते रहेंगे। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया होगा कि ये समस्या आज भी हमारे देश में है। आगे लिखा है, भारत में लक्ष्मी की तरह लाखों किसान हैं, जिसका अर्थ यह है कि यदि हम कुछ लोगों को कृषि क्षेत्र से हटाकर उन्हें कहीं और समुचित रोजगार उपलब्ध करा दें तो भी कृषि उत्पादन पर बुरा प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसका मतलब यह है कि कृषि क्षेत्र में अतिरिक्त लोग काम कर रहे हैं जबकि उनकी उतनी आवश्यकता नहीं है। कोई अन्य रोजगार करने से पहले उनकी आय के परिवार के कुल आय में वृद्धि होगी, तो जब अतिरिक्त काम करेंगे तो उन्हें और पैसा मिलेगा। अल्प बेरोजगारी दूसरे क्षेत्रों में भी हो सकती है। उदाहरण के लिए शहरों में सेवा क्षेत्र में हजारों अनियत श्रमिक, अनियत मतलब होता है अनस्किल, जो दैनिक रोजगार की तलाश करते हैं। वह प्लास्टर, पेंट, मरम्मतकार रोजगार करते हैं। तो जो प्लास्टर करने वाले हैं, पेंट करने वाले हैं, मरम्मत करने वाले हैं, इनको हमेशा रोजगार शहर में नहीं मिलता है। ये भी जो है इंतजार करते हैं कोई आए हमें और लेके जाए। और अन्य लोग असुविधाजनक विषम काम करते हैं, उनमें से कई रोजाना काम नहीं पाते हैं। इसी प्रकार हम सेवा क्षेत्र के कुछ लोगों को सड़कों पर ठेला खींचते अथवा कुछ चीजें बेचते हुए देखते हैं, जहां वे पूरा दिन बिता देते हैं परंतु बहुत कम कमा पाते हैं। पूरा दिन वो खड़े रहते हैं लेकिन उनको उतना पैसा नहीं मिलता है। तो मतलब अल्प बेरोजगारी हर जगह पे है, बस स्वरूप अलग अलग है। वह यह काम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनके पास कोई और बेहतर अवसर नहीं है। तो जब कोई बेहतर अवसर नहीं है इसीलिए वो ठेला चला रहे हैं। ठीक है, ठेले पे कुछ ना कुछ बेच रहे हैं। ठीक है, आगे लिखा है, अतिरिक्त रोजगार का सृजन कैसे हो, अतिरिक्त रोजगार कैसे करें। उपयुक्त चर्चा से हम देख सकते हैं कि कृषि क्षेत्र में अल्प बेरोजगारी की गंभीर स्थिति बनी हुई है। कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें बिल्कुल रोजगार नहीं मिला है। ऐसे लोगों के लिए रोजगार की वृद्धि कैसे की जा सकते हैं, हम कुछ नए तरीकों को खोजते हैं। ये क्वेश्चन मेंस में बन सकता है कि अतिरिक्त रोजगार का सृजन कैसे किया जा सकता है, तो आप सुझाव दे सकते हैं। ठीक है, तो लिखा है, हम लक्ष्मी और उनके 2 हेक्टेयर असिंचित भूखंड का उदाहरण लेते हैं। उनके परिवार की भूमि की सिंचाई हेतु एक कुएं का निर्माण करने के लिए सरकार द्वारा मुद्रा व्यय करती है या बैंक ऋण प्रदान कर सकता है। तब लक्ष्मी अपनी भूमि की सिंचाई करने में सक्षम होगी और रबी मौसम में एक दूसरी फसल गेहूं उपजाएगी। हम मान लेते हैं कि 1 हेक्टेयर गेहूं की फसल दो लोगों को 50 दिनों बीज डालने, पानी देने सब करने के बाद रोजगार प्रदान करती है। अतः परिवार के 2 अन्य सदस्यों को अपनी जमीन में रोजगार मिल जाता है। अब मान लेते हैं कि ऐसे कई खेतों की सिंचाई के लिए एक नए बांध का निर्माण किया जाता है अथवा एक नहर खोदी जाती है। इससे कृषि क्षेत्र में रोजगार के अनेक अवसर सृजित हो सकेंगे और अल्प बेरोजगारी समस्या अपने आप क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। जब सिंचाई कर देंगे तो खेतों में हमेशा खेती करनी पड़ेगी। ठीक है, और जब याद रखना सिंचाई नहीं होगी तो खेतों में मौसम के डिपेंड रहेंगे। जब वर्षा होगी तभी हम फसल उग जाएंगे, और जब सिंचाई कर देंगे तो खेतों में लगातार कोई न कोई फसल उग जाएंगे, तो लगातार लोगों को रोजगार मिलता रहेगा, तो अल्प बेरोजगारी क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। ठीक है, आगे लिखा है, अब मान लेते हैं कि लक्ष्मी और दूसरे किसान पहले की तुलना में अधिक उत्पादन करते हैं और उन्हें कुछ उत्पाद बेचने की भी आवश्यकता होगी। इसके लिए उन्हें अपने उत्पाद नज़दीक के शहर में ले जाने की आवश्यकता हो सकती है। मान लीजिए कि लक्ष्मी और दूसरे किसान कोई सब्जी उत्पादन करते हैं, तो सब्जी कहाँ बेचेंगे, शहरों में। यदि सरकार परिवहन और फसलों के भंडारण पर तथा बेहतर ग्रामीण सड़कों का निर्माण पर कुछ पैसा निवेश करती है तो छोटे ट्रक अब मतलब सब जगह पे पहुंच जाते हैं, और इस तरीके से लक्ष्मी जैसे अनेक किसान जिन्हें अब पानी की सुविधा उपलब्ध है, फसलों की उपज और विक्रय कर सकते हैं। तो इस कार्य से केवल किसानों को ही उत्पादन रोजगार उपलब्ध नहीं होगा, बल्कि परिवहन और व्यापार जैसे सेवाओं में भी लगे लोगों को रोजगार मिल जाएगा। तो ये भी रोजगार मिलने का एक तरीका है। जब सब्जी उत्पादन होगा, सब्जी लेके जाएंगे कहाँ पे, शहर में, तो क्या लाना पड़ेगा, लाना पड़ेगा क्या, परिवहन व्यवस्था। तो जो परिवहन व्यवस्था में लगे होंगे उनको अतिरिक्त रोजगार मिल जाएगा। ठीक है, आगे लिखा है, लक्ष्मी की जरूरत केवल पानी तक ही सीमित नहीं थी। खेती करने के लिए उसे बीजों, उर्वरकों, कृषिगत उपकरणों और पानी निकालने के लिए पंप सेटों की भी जरूरत है। एक निर्धन किसान होने के कारण वह सभी चीजों पर खर्च नहीं कर सकती है, इसलिए उसे साहूकारों से पैसा उधार लेना होगा और उच्च ब्याज दर पर वापस करना पड़ेगा। यद्यपि स्थानीय बैंक उचित ब्याज पर उसे एक साख प्रदान करते हैं, मतलब सरकार द्वारा,
तो वह उन सभी चीज़ों को उचित समय पर खरीदने और अपनी भूमि पर खेती करने में सक्षम होगा। तो साहूकारों के स्थान पर बैंकिंग सेवा का विस्तार करना चाहिए। तात्पर्य यह है कि पानी के साथ साथ कृषि में सुधार के लिए किसानों को सस्ते कृषि ऋण मतलब ऋण होता है ये प्रदान करने की जरूरत है। ठीक है, जिसके बारे में आगे हम पढ़ेंगे। ठीक है, अगला चैप्टर वही है। आगे लिखा है, हम एक अन्य तरीके से इस समस्या का समाधान कर सकते हैं। वह तरीका है अर्ध ग्रामीण क्षेत्रों में उन उद्योगों और सेवाओं की पहचान करना और उन्हें बढ़ावा देना। मतलब यह है कि जो ग्रामीण क्षेत्र है वहाँ पर कई या अर्ध ग्रामीण क्षेत्र जो कस्बे होते हैं वहाँ भी छोटे छोटे अगर उद्योग लगा देते हैं तब भी उससे समस्या हल हो सकती है। जहाँ बहुत से लोग नियोजित किए जा सकते हैं, मतलब उनको रोजगार मिल सकता है। उदाहरण के लिए मान लेते हैं कि अनेक किसान अरहर और मटर दलहन उपजाने का निर्णय लेते हैं। जो है इनकी जो है वसूली और प्रसंस्करण के लिए मतलब फूड प्रोसेसिंग के लिए शहरों में विक्रय करने के लिए दाल मिल की स्थापना एक ऐसा ही एक क्या है उदाहरण है। तो दाल मिल जब बना देंगे तो किसानों को पैसा भी मिलेगा और लोगों तक वस्तुएं भी पहुंच जाएंगी। शीत भंडार कोल्ड स्टोर गृहों के खुलने से किसानों को एक अवसर मिलेगा और वह अपने आलू और प्याज जैसे उत्पादों का भंडारण कर सकेंगे और जब अच्छी कीमत होगा तो बेच देंगे और अच्छी कीमत मिलने पर बेच सकेंगे। वन क्षेत्रों के निकटवर्ती गांवों में हम शहद संग्रह केंद्रों की शुरुआत कर सकते हैं जहां किसान वनों से प्राप्त शहद बेच सकेंगे। सब्जियों और कृषिगत उत्पादों जैसे आलू, शकरकंद, चावल, गेहूं, टमाटर, फल इत्यादि जिसे हम बाहरी बाजारों से बेचा जा सके के लिए प्रसंस्करण उद्योगों की स्थापना की जा सकती है। एक यह अर्ध ग्रामीण क्षेत्रों के स्थित उद्योगों के रोजगार का एक अवसर होगा। तो ये अतिरिक्त रोजगार प्राप्त करने का ये सब क्या होता है साधन होता है। आगे लिखा है, क्या आप जानते हैं कि भारत में 60% जनसंख्या 5 वर्ष से लेकर के 29 वर्ष तक की है। इनमें से 51% के लगभग ही विद्यालय जाते हैं। शेष खास करके 18 वर्ष या उससे कम आयु के बच्चे विद्यालय नहीं जाते हैं। वो या तो घर पर रहेंगे या उनसे अधिकतर बाल श्रमिक के रूप में काम करते रहेंगे। यदि ये बच्चे भी विद्यालय जाने लगे तो हमें और अधिक भवनों की क्या पड़ेगी जरूरत पड़ेगी। ठीक है, और अधिक अध्यापक की जरूरत पड़ेगी, कर्मचारियों की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो क्या होगा, तो योजना पूर्व वर्तमान में नीति आयोग द्वारा किए गए एक अध्ययन के अनुसार अकेले विद्यालय क्षेत्र में लगभग 20 लाख रोजगार का सृजन किया जा सकता है। समझ में आया? तो शिक्षा क्षेत्र में अकेले 20 लाख लोगों को रोजगार दिया जा सकता है। इसी प्रकार यदि हमें स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार करना हो तो हमें ग्रामीण क्षेत्रों में काम करने वाले अधिक डॉक्टरों, नर्सों और स्वास्थ्य कर्मियों की आवश्यकता पड़ेगी। जब अगर हम गांव में हॉस्पिटल खोलेंगे तो और लोगों की आवश्यकता पड़ेगी। ये कुछ ऐसे तरीके हैं जिससे रोजगार का सृजन होगा और हम विकास के महत्वपूर्ण पहलुओं पर विचार कर पाने में सक्षम होंगे, जिस पर हम आगे और अध्याय में बात जो है कर चुके भी हैं। आगे लिखा है कि प्रत्येक राज्य या प्रदेश में वहाँ के निवासियों की आय और उनके रोजगार में वृद्धि करने की संभावना होती है। यह पर्यटन अथवा क्षेत्रीय शिल्प उद्योग और सूचना प्रौद्योगिकी जैसे नवीन सेवाओं के माध्यम से हो सकता है। इनमें से कुछ के लिए समुचित योजना और सरकारी सहायता की आवश्यकता होगी। उदाहरण के लिए योजना आयोग के अध्यक्ष के अध्ययन के अनुसार यदि पर्यटन क्षेत्र में सुधार होता है तो हम प्रतिवर्ष 35 लाख से अधिक लोगों को अतिरिक्त रोजगार प्रदान कर सकते हैं। तो पर्यटन क्षेत्र में लोग ज़्यादा रोजगार पाते हैं। होटल में वहाँ खाना खाएंगे, परिवहन होगा, तो आप बहुत सारे धार्मिक क्षेत्र देखिएगा वहाँ कई लोगों को रोजगार मिला होता है। तो 35 लाख लोगों को अतिरिक्त रोजगार मिल सकता है। ठीक है, हम जानते हैं कि चर्चा किए गए कुछ सुझावों के अमल में लंबा समय लगेगा, अतः छोटी अवधि के लिए हमें कुछ द्रुत उपायों की जरूरत पड़ेगी। ये तो बहुत लंबे काम है, लेकिन कुछ अल्प काम क्या कर सकते हैं, इसे ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने अभी हाल के लगभग 625 जिलों में काम का अधिकार लागू करने के लिए एक नया कानून बनाया, जिसे हम महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 कहते हैं, मनरेगा कहते हैं। तो मनरेगा जो है 2005 के अंतर्गत उन सभी लोगों को काम करने में सक्षम करता है जिन्हें काम की जरूरत होती है। तो मनरेगा लोगों को रोजगार देने का अतिरिक्त साधन हो गया। जो सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में वर्ष में 100
दिन में रोजगार गारंटी दी गई है। यदि सरकार रोजगार उपलब्ध कराने में असफल रहती है तो वह लोगों को बेरोजगारी भत्ता देती है। अधिनियम के अंतर्गत इस तरह के कामों में वरीयता दी जाती है जिससे भविष्य में भूमि से उत्पादन बढ़ाने में क्या मिल सके, मदद मिल सके। तो मनरेगा एक अच्छा उदाहरण रोजगार का है। ठीक है, अब हम बात संगठित और असंगठित के रूप में क्षेत्रकों का विभाजन करेंगे। संगठित किसे कहते हैं और असंगठित किसे कहते हैं। यहाँ पे दो मानचित्र दिया गया है, मतलब दो चित्र दिए गए हैं, उनकी कहानी बताई गई है। एक कांता है जो कार्यालय में काम करती है, तो ये संगठित क्षेत्र का काम हो गया। और यहाँ कमल है जो एक कपड़ा दुकान में काम कर रहा है, एक जो है तो वो क्या हो गया, मजदूरी कर रहा है, तो ये असंगठित काम कर रहा है। इसी चीज को यहाँ पर बताने का प्रयास किया गया है। तो लिखा है अब हम आर्थिक कार्यों को विभाजित करने के लिए एक अन्य तरीका पर परीक्षण करते हैं। इसे लोगों के नियोजित होने के आधार पर देखते हैं। उनके काम करने की शर्त क्या है, क्या कोई नियम और विनियम है जिसका वह उनके रोजगार के संदर्भ में अनुपालन किया जाता है। ठीक है, तो इसी के बारे में यहाँ जो कहानी दी गई है उसी को यहाँ बताया गया है। तो याद रखना, जो कांता है वो संगठित क्षेत्र की है। तो लिखा है कि जो है कांता संगठित क्षेत्र में काम करती है। संगठित क्षेत्र में वह उद्यम अथवा कार्य स्थान आते हैं जहां रोजगार की अवधि जो है नियमित होती है, मतलब 8 घंटा 10 घंटा, और इसलिए लोगों के पास जो है सुनिश्चित काम होता है। और वह क्षेत्र सरकार द्वारा क्या होते हैं, पंजीकृत होते हैं, और उन्हें सरकारी नियमों और विनियमों का अनुपालन करना होता है। इन नियमों और विनियमों का अनेक विधियों जैसे कारखाना अधिनियम, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, सेवा अनुदान अधिनियम, दुकान और प्रतिष्ठान अधिनियम इत्यादि में उल्लेख किया जा सकता है। आगे लिखा है इसे संगठित क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, क्योंकि इनकी जो है कुल औपचारिक प्रक्रियाएं और कार्यविधि है। कुछ लोग किसी के द्वारा नियोजित नहीं होते हैं बल्कि वह स्वतः काम करते हैं, परंतु वे भी अपने को सरकार के समक्ष पंजीकृत कराते हैं, मतलब कोई कंपनी खोल लेते हैं। ठीक है, और नियमों और विनियमों का पालन वो भी करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों को रोजगार सुरक्षा के लाभ मिलते हैं, मतलब उनको नियमित पैसा मिलता है वेतन के रूप में, और उनका रोजगार सुरक्षित रहता है, मतलब उनको लगातार काम मिलता रहता है। उनमें से एक निश्चित समय तक ही काम करने की आशा की जाती है। यदि वह अधिक काम करते हैं तो नियोक्ता द्वारा उन्हें अतिरिक्त वेतन दिया जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, ओवर टाइम कहते हैं। वह नियोक्ताओं से कई दूसरे लाभ भी प्राप्त करते हैं। ये लाभ क्या है, तो सवेतन छुट्टी मिलती है ऐसे संगठित क्षेत्र में, अवकाश काल में भुगतान भी मिलता है, छुट्टी होगी तभी पैसा मिलेगा, भविष्य निधि मिलती है, सेवा अनुदान मतलब पेंशन मिलता है, वह चिकित्सीय लाभ पाने के लिए हकदार होते हैं, और नियमों के अनुसार कारखाना मालिक को पेयजल और सुरक्षित कार्य पर्यावरण जैसी सुविधाओं को सुनिश्चित करना होता है। तब वह सेवानिवृत्त होते हैं और तो उन्हें पेंशन भी मिलता रहता है। ठीक है, इसके विपरीत कमल जो है असंगठित क्षेत्र में काम करता है तो उसे कोई सुविधा नहीं मिलेगी, काम का भी टेंशन रहेगा। असंगठित क्षेत्र छोटी छोटी और बिखरी इकाइयों जो अधिकांशतः सरकारी नियंत्रण से बाहर होती हैं से निर्मित होता है। इस क्षेत्र के नियम और विनियम तो होते ही हैं, परंतु उनका अनुपालन नहीं होता है। वह कम वेतन वाले रोजगार हैं और प्रायः नियमित नहीं होते हैं। यहाँ अतिरिक्त समय में काम करने, सवेतन छुट्टी, अवकाश, बीमा के कारण मतलब बीमारी के कारण छुट्टी इत्यादि का कोई प्रावधान नहीं होता है। रोजगार सुरक्षित नहीं होता है, कभी भी उनको नौकरी से निकाला जा सकता है। श्रमिकों को बिना किसी कारण काम से हटाया जा सकता है, जैसे अभी मैंने बताया। ठीक है, कुछ मौसमों में जब काम कम होता है तो कुछ लोगों को काम से छुट्टी दे दी जाती है और बहुत से लोग नियोक्ता की पसंद पर निर्भर होते हैं। ठीक है, तो मतलब ये हो गया कि एक जगह पर जो है अलग सुविधाएं हैं, एक तरफ सुविधाएं बिल्कुल नहीं है। इस क्षेत्र में काफी संख्या में लोग अपने अपने छोटे कार्यों जैसे सड़कों पर विक्रय अथवा मरम्मत कार्य में स्वतः नियोजित होते हैं। इसी प्रकार किसान अपने खेतों में काम करते हैं और जरूरत पड़ने पर मजदूरी पर श्रमिकों को लगा भी देते हैं। ठीक है, ये समस्याएं आती हैं। आगे लिखा है असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों का संरक्षण कैसे करें। जो असंगठित क्षेत्र के श्रमिक है उनका संरक्षण कैसे करें, तो असंगठित क्षेत्र अत्यधिक मांग पर ही रोजगार प्रस्तावित करता है। जब अत्यधिक मांग होगी
लेकिन संगठित क्षेत्र में रोजगार के अवसर में अत्यंत धीमी गति से वृद्धि हो रही है, क्योंकि नौकरी आजकल कम मिल रही है। यह भी आमतौर पर पाया जाता है कि संगठित क्षेत्र असंगठित क्षेत्र के रूप में काम करते हैं। वह ऐसी रणनीति, कर, वचन और श्रमिकों को सुरक्षा प्रदान करने वाली विधियों के अनुपालन से बचने के लिए अपनाते हैं। परिणाम स्वरूप बहुत से श्रमिक असंगठित क्षेत्र में काम करने के लिए विवश हुए हैं, जहां बहुत कम वेतन मिलता है, उनका प्रायः शोषण किया जाता है और उन्हें उचित मजदूरी नहीं दी जाती है। उनकी आय कम होती है और यह अनियमित नहीं होती है। इस रोजगार में संरक्षण नहीं है और ना ही दूसरों में इसमें कोई लाभ होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लिख रहा है कि सन 1990 से यह भी देखा गया कि संगठित क्षेत्र के बहुत अधिक जो है श्रमिक अपना रोजगार खोते जा रहे हैं। वह लोग असंगठित क्षेत्र में कम वेतन पर काम करने के लिए विवश हैं। अतः असंगठित क्षेत्र में और अधिक रोजगार की जरूरत के अलावा श्रमिकों को संरक्षण और सहायता की भी आवश्यकता होती है, इसलिए यह बहुत ही जरूरी है। ठीक है, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर एक जो है सब्जी बेचने वाला है, तो ये असंगठित क्षेत्र का है। यहाँ पे गुटखा भी बेच रहा है, दीवार पे आप देखो टंगा हुआ है। ठीक है, तो इसका रोजगार कुछ फिक्स नहीं है। ठीक है, आगे लिखा है, ये लाचार लोग कौन हैं जिन्हें संरक्षण की आवश्यकता होती है। ग्रामीण क्षेत्रों में असंगठित क्षेत्र के मुक्ता भूमिहीन कृषि श्रमिकों, छोटे और सीमांत किसान, फसल बटाइयों और कारीगरों, बुनकरों, लुहारों, बढ़ई और सुनार से रचित हैं। भारत में लगभग 80% ग्रामीण परिवार छोटे और सीमांत किसानों की श्रेणी में आते हैं और इन किसानों को समय से बीज, कृषि उपकरण, खाद जो है साख मतलब ऋण, भंडारण सुविधा और विपणन केंद्र की पर्याप्त सुविधा उपलब्ध कराने की जरूरत है। अगर इनको ये सब जरूरत करा देते हैं तो ये भी अपने आप में क्या हो जाएंगे, एक सक्षम हो जाएंगे। आगे लिखा है शहरी क्षेत्रों में, अब शहरी की बात, अभी तो हम ग्रामीण क्षेत्र की बात कर रहे थे, अब हम शहरों की बात कर लेते हैं। तो लिखा है शहरी क्षेत्रों में असंगठित क्षेत्र मुख्यतः लघु उद्योगों के श्रमिक, विनिर्माण, व्यापार और परिवहन में कार्यरत आकस्मिक श्रमिकों और सड़कों पर विक्रेता का काम करने वाले, सिर पर बोझा ढोने वालों श्रमिकों, वस्त्र निर्माण करने वालों और कबाड़ उठाने वालों से रहित है। ठीक है, लघु उद्योगों में भी कच्चे माल की प्राप्ति और उत्पाद के जो है विपणन मतलब डिस्ट्रीब्यूशन के लिए सरकारी मदद की आवश्यकता होती है। आकस्मिक क्षेत्र श्रमिकों को शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों दोनों में संरक्षण किए जाने की जरूरत होती है। आकस्मिक श्रमिकों से कहते हैं कि जब जरूरत पड़ती है तभी उनको बुलाया जाता है, नहीं तो फिर उनको नहीं बुलाया जाता है, बाकी बेरोजगार रहते हैं। हम यह भी पाते हैं कि बहुसंख्यक श्रमिक अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ी जातियों से हैं जो असंगठित क्षेत्र में रोजगार करते हैं। ये श्रमिक अनियमित और कम मजदूरी पर काम करने के लिए अलावा सामाजिक क्षेत्र भेदभाव का भी शिकार होते हैं। अतः जो है आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को संरक्षण और सहायता अनिवार्य है, नहीं तो उनका जीवन भी और गरीबी में बीतेगा। ठीक है, आगे लिखा है जो है स्वामित्व आधारित क्षेत्र, सार्वजनिक और निजी क्षेत्र किसे कहते हैं ये भी समझ लेते हैं। तो लिखा है सार्वजनिक क्षेत्र मतलब होता है जो सरकार के होते हैं और निजी क्षेत्र मतलब होता है जो निजी लोगों के हाथों में होते हैं। ठीक है, तो यहाँ लिखा हुआ है कि आर्थिक गतिविधियों को क्षेत्रकों में वर्गीकृत करने का एक अन्य तरीका हो सकता है परिसंपत्तियों का स्वामी और सेवाओं की उपलब्धता के लिए जिम्मेदार व्यक्ति कौन है। ठीक है, पहला है सार्वजनिक क्षेत्र में मतलब सरकार को रखते हैं। क्षेत्र में अधिकांशतः परिसंपत्तियों पर सरकार का स्वामित्व होता है, मतलब सरकार ही मालिक होती है और सरकार ही सभी सेवाएं उपलब्ध कराती है। देखा होगा सरकार हमारे यहाँ रेलवे बनाती है, मेट्रो बनाती है, सड़क बनाती है, सब काम कौन करता है, सरकार करती है। निजी क्षेत्र में परिसंपत्तियों पर स्वामित्व और सेवाओं का वितरण की जिम्मेदारी एकल व्यक्ति या कंपनी के हाथों में होती है। रेलवे अथवा डाकघर सार्वजनिक क्षेत्र के उदाहरण होते हैं, जबकि टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड, टिस्को और रिलायंस इंस्टीट्यूट निजी स्वामित्व के उदाहरण हैं। ये भी लेकिन रोजगार सबको देते हैं। निजी क्षेत्र की गतिविधियों का ध्येय लाभ अर्जित करना होता है। जो निजी कंपनियां होती हैं, जो निजी क्षेत्र होता है, उसका मुख्य उद्देश्य होता है लाभ प्राप्त करना। इनकी सेवाओं को प्राप्त करने के लिए हमें इन एकल जो है
स्वामियों और कंपनियों को भुगतान करना पड़ता है। सार्वजनिक क्षेत्र का ध्येय केवल लाभ कमाना नहीं होता है। सरकार सेवाओं पर किए गए व्यय की भरपाई करों या अन्य तरीकों से करती है। आधुनिक दिनों में सरकार सभी तरह की गतिविधियों पर व्यय करती है। ये गतिविधियां क्या हैं? सरकार ऐसी गतिविधियों पर व्यय क्यों करती है, आओ हम ज्ञात करते हैं। ठीक है, तो ये लिखा है ऐसी गतिविधियों पर व्यय क्यों करती है? क्योंकि वो चीजें आम जनता नहीं कर सकती है, तो उसको कौन करेगा? सरकार करेगी। कई ऐसी चीजें हैं जिनकी आवश्यकता समाज के सभी सदस्यों को होती है, परंतु जिन्हें निजी क्षेत्र उचित कीमत पर उपलब्ध नहीं करा पाते हैं। ठीक है, क्यों ऐसा? तो क्योंकि इनमें से कुछ चीजों पर बहुत अधिक पैसे की खर्च करने पड़ते हैं, जैसे सड़क बनाना हुआ, जो निजी क्षेत्रों की क्षमता से बाहर होती है। इन चीजों का इस्तेमाल करने के लिए हजारों लोगों से पैसा एकत्र करना भी आसान नहीं है। फिर यदि वे चीजों को उपलब्ध कराते हैं तो वह जो है इसकी ऊंची कीमत वसूलते हैं, जैसे सड़कों, पुलों, रेलवे पत्तनों, बिजली आदि का निर्माण और बांध आदि से सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराना। तो ये बड़े बड़े काम कौन कर सकता है? सरकार कर सकती है। ठीक है, इसीलिए सरकार ऐसे भारी व्यय स्वयं उठाती है और सभी लोगों के लिए सुविधाओं को सुनिश्चित करती है। कुछ गतिविधियां ऐसी हैं जिन्हें सरकारी समर्थन की जरूरत पड़ती है। निजी क्षेत्र उन उत्पादों और व्यवसायों को तब तक जारी नहीं रह सकता है जब तक सरकार उन्हें प्रोत्साहित नहीं करती है। मतलब ये हुआ कि प्राइवेट सेक्टर को जो है हमें जरूरत पड़ती है किसकी? तो जरूरत पड़ती है उन्हें जो है सरकार से सहायता लेने की। जैसे उत्पादन मूल्य पर बिजली की बिक्री से बहुत से उद्योगों में वस्तुओं की उत्पादन लागत में वृद्धि हो सकती है। अनेक इकाइयां, विशेषकर लघु इकाइयां बंद हो सकती हैं। यहाँ सरकार उन पर उचित दर पर जो है बिजली उत्पादन और वितरण के लिए कदम उठाती है, जिस पर यह उद्योग जो है बिजली क्या करते हैं? खरीद सकते हैं और सरकार लागत पर जो है कुछ अंश वहन करते हैं। इसी प्रकार सरकार जो है भारत सरकार किसानों से उचित मूल्य पर गेहूं और चावल खरीदती है, इसे अपने गोदामों में भंडारित करती है और राशन दुकानों के माध्यम से उपभोक्ताओं को कम मूल्य पर बेचती है। यह भी एक तरीका हो गया। खाद्य सुरक्षा अध्याय के इसके बारे में हम लोग पढ़ भी चुके हैं। सरकार लागत का कुछ वाहन जो है भाग वहन करती है। इस प्रकार सरकार किसानों और उपभोक्ताओं दोनों को सहायता पहुंचाती है। अधिकतर आर्थिक गतिविधियां ऐसी हैं जिनकी प्राथमिक जिम्मेदारी सरकार पर है। इन पर व्यय करना सरकार की अनिवार्यता होती है, जैसे सभी के लिए स्वास्थ्य और शिक्षा सुविधाएं उपलब्ध कराना। तो शिक्षा, स्वास्थ्य जो सेवाएं हैं ये जो है उपलब्ध कराना भी सरकार की जिम्मेदारी होती है, अनिवार्य है। ठीक है, हमने पहले अध्याय में कुछ गतिविधियों पर विचार किया है। समुचित ढंग से विद्यालय चलाना और गुणात्मक शिक्षा, विशेषकर प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराना सरकार का कर्तव्य है। भारत में निरक्षरों की संख्या विश्व में सबसे अधिक है। अभी भी हमारे यहाँ साक्षरता बहुत कम है। इस प्रकार हम जानते हैं कि भारत के लगभग आधे बच्चे कुपोषण के शिकार हैं और उनमें से 1/4 गंभीर रूप से बीमार हैं। हमने शिशु मृत्यु दर के बारे में पढ़ा है। उड़ीसा में 40 लोग मर जाते हैं, मध्य प्रदेश में 48 और का शिशु मृत्यु दर विश्व के कुछ निर्धनतम देशों से अधिक है। सरकार को भी मानव विकास के पक्षों जैसे सुरक्षित पेयजल की उपलब्धता, निर्धनों के लिए आवासीय सुविधाएं और भोजन और पोषण पर ध्यान देने की जरूरत पड़ती है। ठीक है, सरकार का यह भी कर्तव्य है कि वह बजट बढ़ाकर अत्यंत निर्धनों की और देश के पूर्णतः अपेक्षित भागों की देखभाल स्वयं करे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं। लिखा है कि सार्वजनिक और निजी क्षेत्र जो है आधार पर विभाजित है। किस पर? पहला है रोजगार की शर्त पर, आर्थिक गतिविधियों के स्वभाव पर, उद्योगों के स्वामित्व पर या उद्योग में नियोजित श्रमिकों की संख्या पर। तो उद्योगों के स्वामित्व पर। एक वस्तु का अधिकांश प्राकृतिक प्रक्रिया से उत्पादन क्षेत्र की गतिविधि होती है। तो प्राथमिक प्रक्रिया के द्वारा हम प्राथमिक क्षेत्रों का उत्पादन करते हैं। वो आपका कौन सा क्षेत्र होता है? प्राथमिक क्षेत्र होता है। ठीक है, अगला लिखा है किसी वर्ष में उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं के अंतिम मूल्य और सेवाओं का कुल मूल्य को हम क्या कहते हैं? सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। ठीक है, सकल घरेलू उत्पादों के मदों में 2013-14 के बीच तृतीय क्षेत्रों की हिस्सेदारी कितनी बढ़ गई है? तो 50 से 60% बढ़ गई है। ठीक है,
तो इस तरह के क्वेश्चन बहुत सारे मैंने बता दिया है, इसको बहुत अच्छे से देखिएगा। कहीं कोई डाउट होता है कमेंट करके पूछेगा, आपको जवाब दिया जाएगा। और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे इस तरह क्लास आपको लगातार मिलती रहे। और एनसीईआरटी पढ़ना बहुत जरूरी है, इसलिए हमारे चैनल द्वारा लगातार एनसीईआरटी पढ़ाई जा रही है। तो आप लोग जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। ओके, थैंक यू।